Okay, so in this lecture we will only discuss some conceptuals and numericals जो previous year में आएंगे. ठीक है, सबसे पहला conceptual देखो, what is shape of wavefront? What is shape of wavefront on Earth for sunlight? What is shape of wavefront on Earth for sunlight? एक नंबर का क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा बताओ. सनलाइट का वेवफ्रंट अर्थ पर क्या होगा? प्लेन होगा. सन इज अ पॉइंट सोर्स फॉर अर्थ एंड इट इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस. मैंने बताया था कि कोई भी सोर्स अगर बहुत दूर हो उसका वेवफ्रंट कैसा होगा? प्लेन होगा. आंसर होगा प्लेन वेवफ्रंट. प्लेन वेवफ्रंट और ब्रैकेट में लिख दो सोर्स इज प्रेजेंट एट इंफिनिटी या लार्ज डिस्टेंस. सोर्स ऑफ लाइट इज प्रेजेंट एट लार्ज डिस्टेंस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Is Huygens principle is valid for sound waves just like light waves? Is Huygens principle is valid? Is Huygens principle is valid for sound wave just like light wave? बताओ क्या लॉजिक होगा इसका. क्या Huygens प्रिंसिपल साउंड वेव्स पर लग सकता है? आंसर है नो, because it is only valid for transverse wave. It is only valid for transverse wave. साउंड वेव होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जिसमें क्या बनता है, पार्टिकल इस तरह से टू एंड फ्रो वाइब्रेट करता है. ठीक है, और हाइजेन प्रिंसिपल किस पर वैलिड है? लाइट वेव्स पर. क्योंकि ये इसमें सुपरपोजिशन कैसे ढूंढोगे आप? कंप्रेशन रेयरफेक्शन में सुपरपोजिशन कैसे हो सकता है? जहां पर फेज डिफरेंस हो, ठीक है, पाथ डिफरेंस हो. तो इसलिए लॉन्गिट्यूडनल वेव में वैलिड नहीं है, ट्रांसवर्स वेव के लिए वैलिड है हाइजेन प्रिंसिपल. ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक एक नंबर के क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं आपसे अभी मैं सारे. हाँ, ट्रांसफर्स के लिए एप्लीकेबल होता है ना ये. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये अच्छा क्वेश्चन है, 2011 में आया था ये भी. इन YDSC width of fringes is obtained 2 millimeter. In YDSC width of fringes obtained 2 millimeter. Beta is given here 2 millimeter. If monochromatic light of wavelength 6000 angstrom is used. If monochromatic light of wavelength 6000 angstrom is used, calculate fringe width if whole setup is immersed in water. Calculate fringe width if whole setup is immersed in water having refractive index 1.33. Having refractive index 1.33. सो क्वेश्चन इज कि जब आप 6000 एंगस्ट्रॉम की लाइट यूज करते हो, लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम यूज करते हो, तो आपको बीटा मिलता है 2 मिलीमीटर. सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर
आप इसी YDSC सेटअप को पानी में डुबो दो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, तो ये बीटा की वैल्यू में कितना चेंज आएगा बताओ जरा। आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाओ हो जाएगा। अरे फॉर्मूला लगाओ हो जाएगा। देखो हमने सीखा था इन एयर बीटा का फॉर्मूला था लैम्डा डी बाई डी, और हमको एक तरह से लैम्डा डी बाई डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 × 10⁻³ मीटर, क्या नहीं दे रखी है ना। फॉर एयर दिस इज द फॉर्मूला एंड वी हैव गिवन दिस वैल्यू 2 × 10⁻³ मीटर। ओके, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। बट इफ यू इमर्स इन वाटर देन बीटा बिकम्स व्हाट, लैम्डा डी बाई डी म्यू। क्या तेरे को ये लैम्डा डी बाई डी की वैल्यू पहले से ही पता है कितनी है, 2 × 10⁻³ मीटर, और अपॉन में म्यू कितना है 1.33। क्या क्वेश्चन नहीं हो जाएगा ये वाला, मुश्किल थोड़ी था। तो 2 बाई 1.33 कर लो, कितना आएगा ये 1.5 × 10⁻³ मीटर। आंसर क्या होगा ये। इसका सिंपल सा ऐसे निकाल सकते थे कि भाई एयर के अंदर बीटा है तो वाटर के अंदर क्या होगा बीटा बाय में म्यू, लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ा समझा के कराया। इसको जल्दी से लिखो जरा। दिस इज हाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन। Okay, next question, fourth question of the day। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये लास्ट ईयर सैंपल पेपर में था CBSE के। In YDSC, slits are separated by, in YDSC, slits are separated by 0.03 centimeter. In YDSC, slits are separated by 0.03 centimeter, and screen is placed 1.5 meter away, and screen is placed 1.5 meter away. If distance between central fringe and fourth fringe is 1 centimeter, find the wavelength of light used in this experiment. Find the wavelength of light used in this experiment. मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूं, काम आएगी आपके। अगर आपको ये बोल दे कि डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल फ्रिंज एंड फोर्थ फ्रिंज इज समथिंग लाइक, कितना गिवन है इसके अंदर 0.03 सेंटीमीटर। अब यहां पर बजाय कि कंफ्यूज होने के कि यार ये फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है फोर्थ डार्क फ्रिंज है, आप ये देखो कि फोर्थ फ्रिंज बोला है तो यानी कि सेंटर से लेकर 4 फ्रिंजेस अगर बनेगी 1 2 3 4 यही होगी। डजंट मैटर कि ब्राइट है कि डार्क है, उसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ। क्या एक फ्रिंज का मतलब लैम्डा डी बाई डी होता है, 2 फ्रिंज का मतलब 2 लैम्डा डी बाई डी होगा, 3 फ्रिंज का मतलब 3 लैम्डा डी बाई डी होगा। तो डेट मीन्स आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब आपको ऐसा बोल दिया जाए कि भाई फ्रिंज है, वो ऐसा नहीं बोला कि वो फोर्थ ब्राइट है या फोर्थ डार्क है, सिर्फ फ्रिंज बोला है, तो आपको सिर्फ ये कंसेप्ट यूज करना होता है कि जो y की वैल्यू है वो कितनी है n टाइम्स लैम्डा डी बाई डी। मतलब इसके अंदर n का मतलब 4 बीटास बन रहे होंगे, है ना, 4 बीटा, 4 फ्रिंजेस बन रही होगी सेंटर से, 1 2 3 4 ऐसे ही बोले। तो आपको ये कंसेप्ट यूज करना है। अब देखो आसान सी कहानी है बिल्कुल, y इज इक्वल टू n लैम्डा डी बाई डी। आपको इसमें y की वैल्यू भी गिवन है।
आपको एन भी पता है, एन अपने 4 यूज करना है। आपको स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस भी गिवन होगा, आपको स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस भी पता है, लैम्डा निकालना है, बताओ कितना होगा। ठीक है, करो इसको जरा। तो लैम्डा का फॉर्मूला यहां बन जाएगा वाई डी अपॉन में कैपिटल डी और साथ में एन। देखो कितना आ रहा है, फाइव इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं करा होगा आपने। लैम्डा आ रहा है इसके अंदर 5 इंटू 10⁻⁻7। देखो आ रहे 5 इंटू 10⁻⁻7। ओके, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी 2-3 बार। देख लो क्वेश्चन जो बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इन YDSC, स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना, ठीक है। इन YDSC मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इन YDSC monochromatic light of wavelength lambda is used it give path difference lambda and intensity of k units is observed. Now question इसमें ही है, find intensity of light if path difference becomes λ/3. If path difference become λ/3, चलो जी देखते हैं, समझते हैं। करने का तरीका, एक बार में क्वेश्चन समझ नहीं आता किसी को भी, क्योंकि तुमने ऐसा क्वेश्चन कभी किया नहीं पहले, तो समझा रहा हूं। पहली कंडीशन को अगर हम ध्यान से देखें बेटा, हमको गिवन है कि पाथ डिफरेंस जो है, पाथ डिफरेंस को हम बोलते हैं डेल्टा एक्स, वो लैम्डा गिवन है। क्या मैं इसको 1 लैम्डा लिख दूं, गलत तो नहीं होगा? पाथ डिफरेंस इज 1 लैम्डा। और मुझे ये पता है, अगर मैंने ढंग से थ्योरी पढ़ रखी है, जब भी पाथ डिफरेंस n लैम्डा की फॉर्म में होता है तो मुझे हमेशा मैक्सिमम मिलता है, पढ़ा था ये। और जब भी पाथ डिफरेंस n+1/2 लैम्डा की फॉर्म में होता है तो मुझे मिनिमम मिलता है। अब यहाँ पर क्या है, 1 लैम्डा एक तरह से। तो इंटेंसिटी कैन बी रिटन एज I1 + I2 + 2√I1 I2 cos 0 डिग्री। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की ही कंडीशन थी, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे ये गिवन है यहाँ पर कि इंटेंसिटी कितनी है, के है इस केस में, है ना। इस केस में इंटेंसिटी कितनी है, के है।
ठीक है, इंटेंसिटी के है, यानी कि ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी है, के। अब क्योंकि ऑब्वियसली मैं इंटरफेरेंस स्टडी कर रहा हूँ यहाँ पर, तो I1 किसके इक्वल होगा, डेफिनेटली I2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2I और प्लस, मतलब ये आ जाएगा एक तरह से 4I इक्वल्स टू के, क्योंकि मैक्सिमम में 4 टाइम्स ही ब्राइट होती है हमेशा। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, I की वैल्यू निकाल दी, I कितना है एक तरह से k/4। पहला काम तो हो गया। इंटेंसिटी किसी एक लाइट सोर्स की रिजल्टेंट दे रखा था मुझे के, मैंने बता दिया कि I की वैल्यू k/4 है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ठीक है, पहला पार्ट तो खत्म हो गया। यहाँ पर क्या बोला हमको कि पाथ डिफरेंस लैम्डा है, उससे मुझे आइडिया होगा कि पाथ डिफरेंस लैम्डा कब हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, या I मैक्सिमम हो तब। तो मैंने एक रिलेशन फॉर्म कर लिया कि k जो है 4 टाइम्स I के इक्वल है। अब ना इन्होंने ये बोला कि चलो अगर हम ऐसा करें कि जो डेल्टा एक्स है उसको λ/3 कर दिया, अब बता इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी। ठीक है, देखने की कोशिश करते हैं। अगर पाथ डिफरेंस λ/3, इंटेंसिटी निकालने के लिए मुझे हमेशा फाई चाहिए होगा, तभी तो कोस में कुछ पुट करूंगा। मुझे यहाँ पर पाथ डिफरेंस तो पता है लेकिन फाई नहीं पता, पाथ डिफरेंस दे रखा लेकिन फाई नहीं पता मुझे। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर वो रिलेशन यूज करते हैं जो हमने पहले किया था कभी। हम यहाँ पर लगा सकते हैं क्या कि जो फाई होता है वो क्या होता है, 2π/λ टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स। फाई मुझे पता करना, तो फाई एज इट इज 2π/λ, डेल्टा एक्स कितना गिवन है, λ/3। ऐसा करने से शायद लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, एंगल कितना आ जाएगा 2π/3, जिसको बोलते हैं 120 डिग्री। 2π/3 को 120 डिग्री बोलते हैं। अरे ये लिखूंगा ना 2/3 इंटू में 180, 120 डिग्री, क्योंकि मुझे फाई पता लग गया। अब अगर इंटेंसिटी निकालूंगा सेकंड केस में तो क्या होगा, देखो फॉर्मूला I प्लस 2√I कोस 120 डिग्री, 2I प्लस 2I कोस 120 डिग्री कितना होता है, -1/2। कोस 120 का मतलब 90 + 30 यानी कि -sin30। लिख देता हूं यहां पर, कोस 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -sin30 के बराबर होती है। ठीक है, थोड़ा मैथमेटिक्स है यहाँ पर। तो ये बन जाएगा 2I इंटू में -1/2। इंटेंसिटी कितनी बची यहाँ पर बेटा, सिर्फ I बची। अगर इंटेंसिटी I है, I का मतलब तो कितना है, k/4। तो यानी कि फाइनल इंटेंसिटी कितनी होगी, k/4। पूरी कहानी का कंक्लूजन दोबारा से बता रहा हूँ। सबसे पहले बोला कि अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो इंटेंसिटी k है। हमको बोला कि पाथ डिफरेंस लैम्डा तो इंटेंसिटी क्या है। अगर मैं पाथ डिफरेंस को λ/3 कर दूं तो इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक है यार, मैंने यहां पर क्या किया, पाथ डिफरेंस लैम्डा लगाकर कंडीशन लगा दी। इससे मुझे पता है कि ये तो मुझे गिवन ही था कि के है, मुझे एक रिलेशन पता लग गया कि के का मतलब है 4 टाइम्स I। बढ़िया। अब मुझे दूसरी कंडीशन पे काम करना था। इन्होंने मुझे बोल दिया कि λ/3 पर इंटेंसिटी बताओ कितनी होगी। λ/3 पर अगर मुझे पाथ डिफरेंस दे दोगे तो क्या मैं फेज डिफरेंस निकाल लूंगा। मैंने एंगल फाइंड आउट कर लिया, एंगल फाइंड आउट करा तो कंडीशन लगा दी, यहां पर डाल दिया दोबारा से। इंटेंसिटी कितनी आ गई, इंटेंसिटी यहां पर आ गई I के बराबर, और I का मतलब क्या है, k/4। तो यानी कि पाथ डिफरेंस λ/3 करते ही इंटेंसिटी k से कितनी हो गई, k/4 हो गई। ये क्वेश्चन था, इसको बनाओ जल्दी से। नहीं, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन बनाते हैं, सर अच्छा सा क्वेश्चन बनाते हैं, मतलब एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। टू लाइट्स x एंड y, टू लाइट्स x एंड y हैविंग wavelength ratio 5:7. Two lights x and y having wavelength ratio 5:7 are used in YDSC. Find ratio of their fringe width. Find ratio of their fringe width. Find ratio of their fringe width obtained on the screen. आसान सा क्वेश्चन है ये।
बताओ क्या होगा? फाइव रेशो सेवन ही होगा। देखिए आसान सा क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूं मैं यार। देख अपने को बोला है कि लैम्डा एक्स रेशो लैम्डा वाई कितना है, 5:7 है। और पूछ लिया कि बीटा एक्स रेशो बीटा वाई बताओ, तो तेरे को नहीं लगता कि बीटा का मतलब बीटा किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली लैम्डा पर। डी बाई डी तो सबके लिए सेम है, तो जो वेवलेंथ का रेशो होगा वही किसका रेशो होगा? उनकी फ्रिंजेस का। तो आंसर होगा, फॉर्मूला बना देना, लैम्डा एक्स ये ऐसे रेशो लैम्डा वाई डी बाई डी, ठीक है। तो रेशो क्या रह जाएगा? वही 5:7 सेम। क्या किसी के पास प्रीवियस ईयर पढ़ा है अभी? 10 ईयर्स नहीं पढ़ा आपके पास अभी? रखा करो यार अपने पास। Okay, next question. In YDSC, if distance of third minima is 0.1 centimeter and screen is placed 1.2 meter away from the slits. If slits are separated by 4 millimeter, find wavelength of light used. बनाना इसको कैसे बनेगा? ओके देखो स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। हमको बोला कि थर्ड मिनिमा का डिस्टेंस कितना है? थर्ड मिनिमा का डिस्टेंस y3 कितना है? 0.1 सेंटीमीटर है। ओके ठीक है बढ़िया। इसका मतलब ये हुआ थर्ड मिनिमा यानी कि 5/2 लैम्डा डी बाई डी, यही हुआ ना। ये कितनी वैल्यू दे रखी है? यानी कि 1/10 इंटू 10⁻⁻², ठीक है मीटर में। अपने को पूछा कि लैम्डा बताओ, तो ठीक है यार लैम्डा अगर निकालने लगे हम तो ये आएगा सोल्व करके 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल डी मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 इंटू में कैपिटल डी। वैल्यू डाल दो जरा।
10⁻⁻1 एज इट इज। स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है? स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है? क्यों? अरे हाँ यार, हाँ सॉरी, -3 आएगा यहाँ पर, ये -3। स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है? स्लिट्स की सेपरेशन कितनी है? 1.2 मीटर के मिलीमीटर? स्क्रीन की है वो तो यार, स्लिट्स की सेपरेशन है 4 मिलीमीटर। 4 × 10⁻³ इंटू में 2 अपॉन में 5। स्क्रीन और स्लिट के बीच में डिस्टेंस 1.2। अब इसको सोल्व करना है ना। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 12। ये आ रहा है भाई एक तरह से 2 में 15। ओके, ये -3 -6 बन जाएगा, और ये ऊपर आकर तो -5, तो 2/15। इसको सोल्व कर लो, ये आएगा आपको ऑलमोस्ट 1.3 इंटू 1.3 नहीं आएगा, 0.13 आएगा। 0.13 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। दिस विल बी योर आंसर। आसान। क्यों? 15 3 जा 45 होता है, तो वो तो 40 पे रुकेगा ना। 40 पे क्यों रुकेगा? 15 25 नहीं बचेगा? ठीक है, बनाओ जरा इसको। अब एक क्वेश्चन जो मॉर्निंग बैच में रह गया था वो भी बता देता हूँ, उसको भी ऐड ऑन कर लो यहाँ पर। इवनिंग बैच में तो हो गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। What are the conditions for obtaining coherent sources? Sorry, what are the conditions for obtaining sustained interference? ये क्वेश्चन है। What are the conditions for getting sustained interference? What are the conditions for getting sustained interference? Sustained interference का मतलब होता है कि जब तू YDSC कर रहा है, जो तेरे को अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मिल रही है, वो 1 मिलीमीटर भी ऊपर नीचे ना खिसके, बिल्कुल फिक्स मिले दीवार पर। बिल्कुल फिक्स का मतलब स्पॉट एकदम रुका रहे, ऐसा ना हो कि वो हिल रहा हो, जरा सा भी फ्लक्चुएट हो रहा हो या पोजीशंस चेंज हो रही हो। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस मिलने की कंडीशंस लिखो जरा। पहले एक काम करो, पहले लिखो कि सस्टेन्ड इंटरफेरेंस होता क्या है। इंटरफेरेंस इन विच पोजीशन ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा रिमेन फिक्स। Interference in which position of minima and maxima remain fixed all the time. Interference in which position of minima and maxima remain fixed all the time is known as sustained interference. Is known as sustained interference. ऐसा इंटरफेरेंस पैटर्न जिसमें मिनिमा और मैक्सिमा वक्त के साथ ना बदले, ना फ्लक्चुएट हो, ना हिले, ऐसे इंटरफेरेंस को बोलते हैं सस्टेन, यानी कि रुका हुआ इंटरफेरेंस। कंडीशंस लिखो इसकी, वही बेसिक कंडीशन है 4-5। पहली कंडीशन, लाइट सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट। यहां पर मैं जो लाइट सोर्सेज का जिक्र कर रहा हूं, इन लाइट सोर्सेज का मतलब है जो मैं स्लिट्स बना रहा हूं, क्योंकि स्लिट्स लाइट सोर्सेज का काम कर रही है, तो इसलिए लाइट सोर्सेज के ब्रैकेट में आप चाहो तो स्लिट्स लिख सकते हो, है ना, कि स्लिट से ही लाइट सोर्स, मतलब स्लिट से लाइट सोर्स की तरह बिहेव कर रही है। तो मैं बोल रहा हूं कि लाइट सोर्सेज कोहेरेंट होने चाहिए। कोहेरेंट क्या होता है बता रखा है पहले भी। सेकंड, कोहेरेंट सोर्सेज मस्ट बी वेरी स्मॉलर इन साइज। बहुत छोटे साइज के होने चाहिए, नैनोमीटर मिलीमीटर टाइप। अगर आप बल्ब यूज करोगे, बल्ब तो सेंटीमीटर में आ जाता है। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होने चाहिए, नैनोमीटर में या मिलीमीटर में। इनकी जो स्लिट विड्थ है ये नैनोमीटर्स में होती है, 10⁻⁹ ऑर्डर की। लाइट सोर्स और इनके बीच का डिस्टेंस, उसका कोई लॉजिक नहीं, वो तुम कुछ मर्जी लो, बस इंटेंसिटी एक जैसे निकलनी चाहिए। सारा खेलना इसके बाद शुरू होता है, कैपिटल डी, स्मॉल डी। बस तेरे को इतना ध्यान रखना होगा कि इन दोनों से इक्वल इंटेंसिटी की लाइट निकले। सर कोई पॉइंट सोर्स इंफिनिटी में पड़ा है, पॉइंट सोर्स अगर वो बहुत ज्यादा ब्राइट है तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्लेन वेव फ्रंट अगर टकराएगा तब भी बराबर निकलेगी, डजंट मैटर। मैं क्या बोल रहा हूँ कि बस तेरे को इन दोनों का स्लिट का साइज सेम रखना है। अगर तू ये वाला थोड़ा बड़ा रख रहा है, ये वाला कम रख रहा है, हम ये देखते हैं ना, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ। इसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखना बस, ठीक है। तीसरी बात, लाइट सोर्सेज मस्ट बी प्रेजेंट क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के पास होने चाहिए, बहुत ज्यादा पास भी नहीं,
पास, अगर बहुत ज्यादा पास करोगे तो कल बताया था बीटा बहुत ज्यादा हो जाता है। लाइट सोर्सेज मस्ट बी प्रेजेंट क्लोज टू ईच अदर, कंपेरेबल डिस्टेंस हो, सब बढ़िया रहे बस। तीसरी कंडीशन, लाइट सोर्सेज मस्ट बी ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करनी है, व्हाइट लाइट नहीं यूज करनी, क्योंकि व्हाइट लाइट अगर यूज करोगे बताया था कि उसमें कलरफुल पैटर्न मिल जाता है एक। लाइट सोर्सेज मस्ट बी ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। नेक्स्ट कंडीशन, लाइट सोर्स मस्ट कॉन्टिन्यूसली एमिट रेडिएशंस, मतलब इंटेंसिटी कॉन्टिन्यूसली सेम निकलती रहे और एक जैसी रहे। ऐसा ना हो कि बल्ब बीच में डिम हो रहा है फिर बढ़ रहा है फिर डिम हो रहा है, ऐसा नहीं, बिल्कुल एक जैसी इंटेंसिटी निकलती रहे दोनों से। लाइट सोर्सेज मस्ट कॉन्टिन्यूसली एमिट रेडिएशंस। ओके, दैट्स ऑल इनफ फॉर इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस अब आपका कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल्स का भी कंप्लीट हो गया। अब इसको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में उठाएंगे कभी। कल मैं आपको कराऊंगा डाइफ्रैक्शन, कल पूरा डाइफ्रैक्शन थ्योरेटिकली समझाऊंगा और परसों फिर डाइफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स उठा लेंगे। इस तरह से पूरा चैप्टर आपका वाइंड अप हो जाएगा इसी वीक में। फिर मंडे से एक फ्रेश बिगिनिंग करेंगे कुछ नए चैप्टर की। हो सकता है कि मैं लाइट रिफ्लेक्शन रे ऑप्टिक्स दोबारा से उठाऊं एक बैच में रे ऑप्टिक्स चलेगा पूरा, ठीक है, और एक बैच में चलेगा फिर कोई पिछला चैप्टर। मतलब अब आपके 3 चैप्टर, लॉजिक क्या है, 3 चैप्टर एक साथ चलाऊंगा। जिसने रिवीजन करनी होगी रे ऑप्टिक्स, जिसने करना होगा रे ऑप्टिक्स करेगा। रे ऑप्टिक्स का टाइमिंग रहेगा 3 से 4 का डेली। 4 से 5 में कोई बैकअप बैच चलेगा जैसे कि मैग्नेटिज्म सी, और मॉर्निंग टाइम में मैं चलाऊंगा शायद, हो सकता है एक और पिछला चैप्टर, देख लूंगा किसकी डिमांड ज्यादा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी तो मैं चला ही रहा हूँ 4 से 5, जिसने ज्वाइन करना कर लो आकर। आज किरचॉफ लॉ पढ़ाऊंगा, अगर ज्वाइन करना कर सकते हो आप, ठीक है, देख लूंगा। मतलब 3 से 4 रे ऑप्टिक्स के लिए फिक्स है, बाकी देखते हैं, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स या कुछ भी बना लेंगे। मॉर्निंग वाला टाइम देखते हैं 10 से 11 क्या क्या यूज होता है उसमें।